नमस्कार बच्चों, प्रिया के मंच पर आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं वह कक्षा 8वीं की बसंत पुस्तक में से लिया गया है। पाठ का नाम है लाख की चूड़ियां, जिसके लेखक हैं श्री कामता नाथ। बच्चों, लाख की चूड़ियां आजकल हमें हर जगह मिल जाती हैं और बहुत ही खूबसूरत लगती है पहनी हुई। आजकल तो ये मशीनों से बन जाती हैं, लेकिन बहुत वर्ष पहले जब मशीनें नहीं आई थी देश में, तब ये लाख की चूड़ियां घर में लोग खुद बनाते थे, ग्रामीण लोग। तो इस पाठ में उसी समय के बारे में बताया गया है कि जब लोग घरों में लाख की चूड़ियां बनाते थे और अपना जीवन निर्वाह करते थे। लेकिन औद्योगिकीकरण की वजह से और मशीनों के आने से, मशीनीकरण से किस प्रकार उनका ये लघु उद्योग, उनका ये घरेलू उद्योग प्रभावित हुआ और जिसके कारण उनका जीवन भी प्रभावित हुआ, वही सब लेखक ने अपनी इस कहानी लाख की चूड़ियां में बताया है। कहानी का जो मुख्य पात्र है बदलू, वह एक मनिहार है, अर्थात जो चूड़ियां बनाता है। बहुत ही मेहनत से चूड़ियां बनाता है और गांव की सभी स्त्रियां उसकी चूड़ियां पहनती हैं। उसके अलावा जो दूसरे गांव है वहां से भी स्त्रियां चूड़ियां लेकर जाती हैं और किस प्रकार वह वस्तु विनिमय के अनुसार चूड़ियां बेचता है। और जब मशीनीकरण आता है तो किस प्रकार वह बहुत ही ज्यादा निराश होता है, क्योंकि वह कांच की चूड़ियों को पसंद नहीं करता। उसे लगता है कि जो कांच की चूड़ियां हैं वे कमजोर होती हैं और वह अपना पैतृक व्यवसाय लाख की चूड़ियां बनाना उसको छोड़ना नहीं चाहता। वो बीमार हो जाता है, बहुत सी परेशानियां आती हैं, लेकिन वह समझौता नहीं करता। तो चलिए हम अपना पाठ शुरू करते हैं। तो बच्चों, आप देख सकते हैं यह लाख का पेड़ है और ये इसका फल है और इस प्रकार ये जब फल और पकता है तो इस प्रकार से तनों पर ये आ जाता है और इसी को लाख कहते हैं। इसी का प्रयोग करके खूबसूरत चूड़ियां बनती हैं। आप ये देख सकते हैं पेड़ है, आपने ये जरूर देखा होगा, ये एक मोहर यानी स्टैंप है। ये अक्सर सरकारी आदेश पर लगती है। कहते हैं ना सील बंद करना, जब भी किसी दुकान को सील करते हैं, किसी आदेश को कहीं भिजवाते हैं, तो ये सरकारी घोषणा पत्र होता है जिस पर ये कहते हैं लाख की सील लग जाती है। वो बात बहुत ही ज्यादा पक्की हो जाती है और उस आदेश को कोई टाल नहीं सकता। तो वो जो सील बनती है लाख से बनती। तो इसी प्रकार यहाँ से पेड़ों से इकट्ठा करके लाख को, उसको पिघलाकर, उसको आकार देकर लाख की ये सुंदर सुंदर चूड़ियां बनाई जाती हैं। तो चलिए अब हम पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा ना कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती जिसमें वह लाख पिघलाया करता। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलन नुमा मुंगेरियां रखी रहती, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियां बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था, जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता जिसे वह बीच बीच में पीता रहता।
गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। वह मुझे लला कहा करता और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा देता। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियां बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियां बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। बदलू मनिहार था। चूड़ियां बनाना उसका पैतृक पेशा था और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियां बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियां ही पहनती थीं। साथ ही आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियां ले जाते थे। परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसे से बेचता न था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियां ले जाते थे। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियां ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए जो मिलते सो अलग। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियां। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियां दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर उड़ उठता और कभी कभी तो 2-4 बातें भी सुना देता। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियां पहनते हैं, तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लला, वहां तो सभी कुछ होता है। वहां तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं और फिर उनकी कलाइयां नाजुक होती है ना, लाख की चूड़ियां पहने तो मोच ना आ जाए। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता और आम की फसल में तो मैं रोज ही उसके यहाँ से 2-4 आम खा आता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त मुझे अच्छा लगता था कि लगभग रोज ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियां बना देता। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और एक आध महीने वहां रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। परंतु 2-3 बार ही मैं मामा के यहाँ गया होऊंगा, तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहां गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान ना आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। बिरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। बात यह हुई थी कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर न थे। मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उससे मिल आऊं। अच्छा, शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा।
नमस्ते भैया। उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। और तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लला, बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, ना तो मुझे उसकी मचिया ही नजर आई, ना ही भट्टी। आजकल काम नहीं करते काका? मैंने पूछा। नहीं लला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियां कोई पूछे तब तो। गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ये है लला। आजकल सब काम मशीन से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं। और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव है। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है, मैंने कहा। नाजुक तो फिर होता ही है लला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है। यही महीने 2 महीने से आ रही है। 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। कुछ देर फिर शांति रही, जो मुझे अच्छी नहीं लगी। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। अच्छी है लला, बहुत अच्छी है, उसने लहक कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज दी। अरे रज्जो, लला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, माफ करना लला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हो आए जब वह मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका? मैंने पूछा। गाय कहाँ है लला, 2 साल हुए, बेच दी। कहाँ से खिलाता? इतने में रज्जो, उसकी बेटी, अंदर से एक डलिया में ढेर से आम ले आई। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊंगा, मैंने कहा। वाह वाह वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगुने आम एक बखत में खा जाता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लला को 4-5 आम छांट कर दो, सिंदूरी वाले देना। देखो लला कैसे हैं, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। रज्जो ने 4-5 आम अंजुली में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियां बहुत ही फब रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था कि आसानी से टूट जाए। तो बच्चों, आपने देखा कि किस प्रकार लेखक का एक आत्मीय संबंध था बदलू काका से। उनकी बनाई हुई चूड़ियां कितनी पसंद की जाती रही पूरे गांव वालों के द्वारा। लेकिन मशीनीकरण के आने से, औद्योगिकीकरण होने से, जब उनके घरेलू व्यवसाय पर प्रहार हुआ, तब उन्होंने समझौता नहीं किया। वे लाख की चूड़ियां ही बनाते रहे। बेशक से आखिरी जोड़ा जो जमींदार की बेटी के लिए बनाया था,
वो उन्हें नहीं दिया क्योंकि वो कम कीमत दे रहे थे, अपनी बेटी को पहना दिया। तो ये कुछ नैतिक मूल्य होते हैं, कुछ ऐसी विशेषताएँ होती हैं हमारे बुजुर्गों में, हमारे बड़े लोगों में, जिसकी वजह से ही हम लोगों के लिए कुछ अच्छा होता है, फ़ायदा होता है और हमें भी सीख मिलती है। मशीनीकरण ज़रूरी है, होना चाहिए, विकास होना चाहिए, औद्योगीकरण होना चाहिए, लेकिन जो कामगार हैं, जो हमारे घरेलू उद्योग चलाते हैं लोग, उनके लिए भी सोचना चाहिए कि उनका जो काम है वो प्रभावित ना हो। तो आज की कक्षा हम यही समाप्त करते हैं। आप इस पाठ को पढ़िएगा, इसके अंदर से बहुत सारे ऐसे प्रश्न बन सकते हैं जो कि लघु प्रश्न हैं, जो 1 नंबर के लिए आ सकते हैं। जैसे कि बदलू क्या व्यवसाय करता था? किस प्रकार की चूड़ियाँ बनाता था? लेखक बदलू को क्या कहकर पुकारता था? लेखक को बदलू ने क्या खिलाया? या ज़मींदार की बेटी के लिए क्या बनाया? या किस प्रकार चूड़ियाँ बेचता था? तो इस तरह से आपको बहुत सारे लघु प्रश्न मिल जाएँगे। आप पाठ पढ़िए, उसे समझिए और अच्छे नंबर लेकर आइए। तो चलिए बच्चों, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और मेरे चैनल को देखते रहिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।